हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो परिवीक्षाधीन परीक्षार्थी है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी है, उनकी बात करेंगे। प्रशिक्षणार्थियों के बारे में चर्चा करेंगे। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो प्रोबेशन टाइम में है, प्रोबेशन पीरियड में जो भी कैंडिडेट हैं और जो स्थायी कर्मचारी सरकारी नौकरी लग चुके हैं, स्थायी हो, उनके हम यहाँ बात करेंगे। तो हम दोस्तों बात करेंगे आज परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों में संबंधी आदेश एवं उनकी सुविधाएं। क्या क्या उनको सुविधाएं दी गई हैं और उनसे संबंधित क्या क्या आदेश हैं, वो सारी हम बातें चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ये जो लाइक का बटन है उसे लाइक करें, और यदि अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और साथी लोगों के भी ये इस तरह की बातें और इस तरह के ये जो महत्वपूर्ण आदेश हैं, महत्वपूर्ण जो बातें हैं, वो औरों के भी काम में आएँ। तो दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं कि पहला, इसमें टोटल 12 पॉइंट हम पढ़ेंगे। सबसे जो जनरल बातें हैं कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों में संबंधित आदेश एवं सुविधाएं। तो परिवीक्षाधीन से तात्पर्य दोस्तों उस कर्मचारी से है जो किसी सेवा अथवा संवर्ग में स्थायी रूप से एक रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है। रिक्त पद है और वहाँ वो परमानेंट जॉब के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह परिवीक्षाधीन से तात्पर्य है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी से तात्पर्य यह है, एक ऐसे व्यक्ति से है जो सीधी भर्ती से द्वारा एक रिक्त पद के विरुद्ध सेवा अथवा संवर्ग में स्थिर पारिश्रमिक पर 2 वर्ष या उसकी कालावधि में यदि कोई भी हो, प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 2 साल या उससे ज़्यादा की अवधि है और उसमें यह रिक्त पद पर पारिश्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस परिवीक्षा की कालावधि स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश वाले किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के रूप में माना जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ प्रदर्शक, सहायक प्रोफेसर, परिवीक्षा की कालावधि 2 वर्ष के स्थान पर केवल और केवल 1 वर्ष की होगी। तो ये जो चिकित्सा अधिकारी हैं यानी डॉक्टर हैं, साथ ही साथ जो प्रोफेसर हैं, उनकी कालावधि 2 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष की होगी। यह दोस्तों आपके वित्त नियम 2006, 26, 12, 11, 3, 7 और 11 में और 3, 7, 14 में ये कुछ संशोधन है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट है कि राज्य सेवा में प्रारंभिक पद से उच्च पद, अकादमिक, प्रोफेशन एवं विशिष्ट अनुभव आवश्यक है। नियुक्ति के लिए परिवीक्षाधीन अवधि भी 1 वर्ष होगी। राज्य सेवा में हम लेते हैं और प्रारंभिक पद से उच्च पद, जो कि जिसमें अकादमिक, प्रोफेशन और विशिष्ट अनुभव आवश्यक है। अकादमिक रूप से, प्रोफेशन रूप से और विशिष्ट अनुभव आवश्यक है।
उसकी नियुक्ति पर परिवीक्षा अवधि भी 1 वर्ष से होगी राज्य सेवा में। तो ये कुछ 1 वर्ष से संबंधित हैं। इसी प्रकार दोस्तों आरएसआर के नियम 27 के अनुच्छेद 14 प्रावधानों में रहते हुए एक व्यक्ति जिसका आरंभिक वेतन ये है दोस्तों पुनरीक्षित, क्या है ये है पुनरीक्षित वेतनमान। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के 22 के अनुसार निर्धारित किया गया है। ठीक है, वह अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से पूर्व पद पर की गई पुरानी सेवा को नवीन पद पर वेतन वृद्धि के लिए सम्मिलित करेगा। तो ये कुछ बातें हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसका आरंभिक वेतन जो भी है वो पुनरीक्षित 2008 का जो नियम बनाया गया है उसके बाद नियम 22 के अनुसार निर्धारित किया गया है, और जो भी वेतन वृद्धि की तारीख है, वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख उससे पूर्व के पद पर की गई, उससे पहले पूर्व के पद पर की गई पुरानी सेवा को नवीन पद पर वेतन वृद्धि में सम्मिलित करेगा। नवीन जो भी पद है उस पर वेतन वृद्धि के लिए सम्मिलित करेगा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, जो पहले से जॉब में लगा हुआ है उसको वही वार्षिक वेतन वृद्धि चलती रहेगी और वो पूर्व के पद पर पुरानी सेवा को नवीन पद पर वेतन वृद्धि के लिए भी सम्मिलित करेगा। यह दिनांक 2014 के अनुच्छेद में लिखा गया है। 20 जनवरी 2006 से पूर्व जारी नियुक्ति आदेश में नियुक्त कार्मिकों पर 20 जनवरी 2006 से पूर्व विभिन्न नियमों के प्रावधान लागू होंगे। जो 2006 से पहले लगे हुए हैं उनके लिए अलग हैं, और 2006 से बाद में हैं उनके लिए दोस्तों अलग नियम लागू होंगे। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को परिवीक्षा में कालावधि के अंतर्गत नियत पारिश्रमिक फिक्स रिमनसेशन, जो फिक्स रिमनसेशन है उसके अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते, महंगाई, मकान, क्षतिपूर्ति भत्ता और धुलाई, वर्दी, बोनस आदि देय नहीं होगा। केवल और केवल दोस्तों आपको जो नियत पारिश्रमिक जो है यानी जो बेसिक जो भी माना जाता है और उसके 10% एनपीएस में काटकर और बाकी दे दिया जाएगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को कार्य ग्रहण काल एवं कार्य ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता भी देय नहीं होगा। यदि वह कर्तव्य के लिए यात्रा करता है तो उस दौरे के लिए देय नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानांतरण होने पर उसे मील भत्ता नियत पारिश्रमिक आधार पर देय होता है। तो दोस्तों ये दूसरा पॉइंट है, इसी के अंदर ही एक पॉइंट और है। नियमित राज्य कर्मचारी जिनकी राज्य सेवा के 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और उसे कार्य ग्रहण काल इस अवधि में वेतन के लिए पात्र होगा। जिन कर्मचारियों ने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है उन्हें केवल कार्य ग्रहण काल ही देय होगा तथा कार्य ग्रहण काल में वेतन देय नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह है बात कि राज्य में सेवा के जिन्होंने 3 वर्ष पूरे कर लिए, 3 वर्ष पूरे करने के बाद कार्य ग्रहण काल जो है इस अवधि में वेतन के लिए पात्र होंगे। इस अवधि में जो भी वेतन है कार्य ग्रहण काल एवं इस अवधि में वेतन के लिए पात्र होंगे। जिन कर्मचारियों ने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है उन्हें केवल कार्य ग्रहण काल ही देय होगा तथा कार्य ग्रहण काल का वेतन देय
नहीं होगा। 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है उन्हें केवल कार्य ग्रहण काल ही देय होगा। और जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है वह उन कर्मचारियों को कार्य ग्रहण काल और इस अवधि में वेतन के लिए वह पात्र होंगे। स्थिर पारिश्रमिक में से बीमा और जीपीएफ की कटौती नहीं होगी, बीमा की भी नहीं होगी और जीपीएफ की कटौती भी नहीं होती है, जो भी स्थिर पारिश्रमिक है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को 1 वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 5वां पॉइंट कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को यदि प्रतिनियुक्ति पर वैदेशिक सेवा में प्रशिक्षण के लिए लगाया जाता है तो उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होता है। प्रोबेशन काल में यदि दोस्तों उसको कहीं लगा दिया जाता है तो भी उसको प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी साधारण जो आप समझ चुके हो। और इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट जो आपके 6ठा पॉइंट है उसकी हम बात करें। चिकित्सा परिचारक भत्ता परिवीक्षा की कालावधि में परिवीक्षा की कालावधि में नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को 17,400 रुपये प्रति माह चिकित्सा परिचारक भत्ता हार्ड ड्यूटी अलाउंस यदि हो तो हार्ड HDA परिवीक्षा की कालावधि में देय नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त मिलेगा। ठीक है, ये दोस्तों एक डॉक्टर को अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान होगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक DOPA 2 2005 26/4/2011 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि परिवीक्षा की कालावधि नियमित नियुक्ति मानी जाएगी। परिवीक्षा की जो कालावधि है वो नियमित नियुक्ति मानी जाएगी और पदोन्नति और SCP आश्रित कैरियर प्रगति सेवा अवधि की गणना में मान्य होगी, यह मानी जाएगी। अगला है मेरिट बदलने के कारण अन्य विभागों में समान पद पर की गई सेवा अवधि प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में शामिल होगी। मेरिट बदल गई और उसके कारण अन्य विभागों में समान पद पर सेवा हो गई तो प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में वह शामिल होगी। ठीक है, समान ही पद के ऊपर मेरिट बदलने के कारण जो भी अवधि लगी है तो वो सारी की सारी प्रोबेशन के काल में ही मानी जाएगी। किसी कारणवश मेरिट बदल जाती है तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे और बाकी के जो पॉइंट्स हैं 12 और 13। ठीक है, तो इस तरह से हमने यह 9 पॉइंट पढ़ लिए हैं और इन 9 पॉइंटों को आपको मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आसानी से यह समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं और आपको यह जो बातें हैं जो भी शिक्षा विभाग और सरकारी कर्मचारी से संबंधित वो अच्छी लग रही हैं तो हमको हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।